afternoon, sir. Good afternoon. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैंने तुम्हें कुछ शीट्स भी भेज दी है अपने क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो टफ शीट्स थी। कोशिश करो नेक्स्ट वीक तक वो खत्म हो ताकि हम डिस्कशन रख सकें। नेक्स्ट वीक उसका डिस्कशन होगा, ठीक है? नेक्स्ट वीक ही होगा, इस वीक नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक मैं एडवांस वाले बच्चों से भी फ्री हो जाऊंगा जिनका इस संडे को आईआईटी है एडवांस का। तो उसके बाद मैं तुम्हारी क्लासेस, उनका डिस्कशन एंड ऑल शीट्स का भी मैं रखना शुरू कर दूंगा, ठीक है? पर टाइमिंग थोड़ा सा अलग रहेगा। जनरली मैं नाइट का सेशन रखता हूँ 8 o'clock से 8 to 9, ताकि जिसके भी डाउट्स वगैरह है सिर्फ वो ही आए। ओके, वो तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? शुरू करें आज का लेक्चर। कहाँ तक हो गया था जरा मुझे बताओ, कहाँ तक हमने कर लिया था? सर वो लास्ट में चैलेंजिंग क्वेश्चन करना था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दिए थे शायद मैंने। हाँ बिल्कुल, तो वो डिस्कस कर लेते हैं पहले तो नंबर 1, एंड देन नंबर 2 आज हम सीक्वेंस सीरीज भी फिर शुरू कर देंगे। जो क्वेश्चन पेंडिंग है 2-3 वो हम पहले डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हम सीक्वेंस सीरीज आज शुरू करेंगे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा। ओके, सो स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। एक तो शायद मैंने तुम्हें ये बोला था प्रूव करने को, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तुम एक बार मुझे याद दिला देना। इफ Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle, then Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1। किसी से हुआ प्रूफ? वैसे तो किसी ने मुझे सॉल्यूशन भेजा नहीं है, स्टिल दूसरी बैचेस वालों ने मुझे भेजा था, FR12 वाली बैचेस ने। तुम में से किसी ने बनाया है ये क्वेश्चन? कैसे होगा ये, तो जरा समझते हैं इसको, ठीक है? ये तीनों हमारी वर्टाइसेस है किसकी? इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो तुम्हें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं? डू यू नो एनीवन? इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं, क्या तुम्हें पता है? सर डिस्टेंसेस बराबर होते हैं, एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है? ये सबसे बेसिक होता है, जिसका सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर सब एक ही पॉइंट होते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज तुमने पढ़ी है, ठीक है? तो उनमें से मैं सिर्फ एक और सबसे इजी प्रॉपर्टी पूछूंगा जिसपे पूरा क्वेश्चन, इतना बेहतरीन क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। मैं फिर बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन के बहुत सारी मेथड्स है, अभी मैं सिर्फ तुम्हें एक मेथड से बता रहा हूं, बाकी कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं Z1 माइनस Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z2 माइनस Z3 का मॉड is equal to Z3 minus Z1 का mod is equal to A? Can we say like this? क्यों कह सकते हैं हम? बताओ मुझे, क्यों कह सकते हैं ऐसा? क्योंकि तुम्हें पता है कि डिस्टेंसेस सब क्या होती है? बिल्कुल, ये सभी साइड्स इक्वल होगी। बिल्कुल सही, परफेक्ट, ठीक है? ये तीनों बराबर है। जब भी मॉड्यूलस आता है तो मैंने क्लास में एक स्टेटमेंट बोला है हर बार, हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे या नेक्स्ट स्टेज पे? स्क्वायर। मतलब सब कुछ मैंने बताया हुआ है, स्टिल ये क्वेश्चन नहीं होता, तभी तो ये खास है क्वेश्चन, ठीक है? और इसीलिए तो मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले इन दो को लेते हैं, स्क्वायर करो, कितना होगा? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 इंटू, जब भी मॉड Z का स्क्वायर होता है तो उसको Z इंटू Z बार करके लिखते हैं। अब कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ये हमने सब पढ़ा हुआ है, तो मैंने अलग भी कर दिया, ये आया। तो इसी से हम बोल सकते हैं Z1 बार माइनस Z2 बार किसके बराबर आ गया? A स्क्वायर अपॉन Z1 माइनस
Z2 can. Equation number 1. Any doubt in making the equation number 1? बस क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, खत्म हो गया क्वेश्चन तो. mod of Z1 minus mod of Z1 है क्या बोला, वापस बोलो, क्या बोला तुमने? नहीं सर. ठीक है, यहां तक हो गया. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम वापस आते हैं. सिमिलरली दूसरे में क्या बनेगा बताओ, अगर मैं बाकी दो को लेता हूं, इन दोनों को लेता हूं तो बोलो. Z2 bar minus Z3 bar is equal to a square upon Z minus Z1. Z2 minus Z3. परफेक्ट, वेरी गुड. ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही होगा. तो सिमिलरली एक आखिरी इक्वेशन और बता दो. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. सिमिलरली Z3 bar minus Z1 bar is equal to a square upon Z bar minus minus Z1. Z1 bar is equal to a square upon Z3 minus Z1. ये आ गया. This will be our equation number 3. अब तुम आराम से धीरे से क्या करोगे? 1 plus 2 Add plus 3. बिल्कुल सही. अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा? सर इक्वेशन नंबर 1 में Z1 बार माइनस Z2 बार नहीं आएगा. ये लिखा तो है Z1. अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो. हाँ हाँ ये, अरे यार इतना तो समझ जाओ ना, बाकी सब समझ गए. यस. ठीक है चलो. इन तीनों को ऐड करो. क्या आ रहा है जरा बताओ. तीनों को ऐड कर दो, कुछ मिलेगा तुम्हें, बहुत खास चीज मिलेगी. ऐड करो ऐड. तो LHS क्या बन गया? अंडा. और इधर क्या बन गया? ए स्क्वायर कॉमन निकल गया. 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z1. बनेगा कि नहीं? यस और नो? yes sir. और अब ए स्क्वायर तो कभी जीरो हो नहीं सकता, वो तो साइड से ट्राइंगल की. ए नॉट इक्वल टू 0, तो किसको 0 होना पड़ेगा? ओ ओ ओ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला. ये भी ट्रू होता है. इन व्हाट? इन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये भी प्रूव डेट में मैं तुम्हें दे सकता था, पर अगर ये देता तो शायद तुम क्लिक कर लेते. जो मैंने दिया वो तुम नहीं कर पाए. एलसीएम लोगे? कोई एलसीएम लेके बताएगा क्या आएगा? एलसीएम लेके जो तुम्हें मिलने वाला है आफ्टर टेकिंग एलसीएम, एलसीएम मेरे ख्याल से सबको आता है लेना, मल्टीप्लाई करना आता है. और अगर इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर विल बी 0. यस और नो? आफ्टर टेकिंग एलसीएम अगर इक्वल टू 0 है तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर विल बी 0. और तुम्हें पता है क्या आएगा? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर. करो, सब करो, एलसीएम लो. तुम ही करोगे, ये नहीं करके बताऊंगा. अब बता दिया मैंने तो जो बताना था इस क्वेश्चन में. प्लस Z3 Z1 एलसीएम लो खुद और न्यूमरेटर को 0 करो. एलसीएम लेना आता है, मैं ये मान के चलता हूँ. 3 नंबर्स का एलसीएम कैसे लेते हैं? पहले में आएगा Z2 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z1. दूसरे में आएगा Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z1. और आखिरी में आएगा Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3. और जब तुम उन सबको मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो तुम्हें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा. ये वाले पार्ट को RHS में ले जाना, बस खत्म. क्वेश्चन इज ओवर. किसी को कोई भी डाउट? यही चाहिए था मुझे रिलेशन, तुम देख सकते हो. और ये हमने डिराइव भी कर लिया. मेन लॉजिक क्या था? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डिस्टेंसेस सब बराबर होंगे. जैसे ही मॉड आया, मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं? स्क्वायर करते, कॉन्जुगेट में लिखते हैं. अलग करा उसको, क्योंकि जो फाइनल आंसर हमें जो प्रूव करना है उसमें कॉन्जुगेट वगैरह कुछ नहीं है. तो कॉन्जुगेट को सभी में, तीनों में हमने LHS में रखा, ऐड कर लिया, क्योंकि हमें कॉन्जुगेट्स को हटाना था. ये रिलेशन मिल गया. और याद रखना, अगर ये रिलेशन ट्रू है तो इसका कॉन्जुगेट भी ट्रू होगा. बताओ क्यों? पूरे को कॉन्जुगेट ले लो. अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो पूरे एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार, 1 अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार, 1 अपॉन Z3 बार माइनस Z1 बार. और नीचे भी इन सब में कॉन्जुगेट लगा देना सब में. तो कॉन्जुगेट एक्सप्रेशन वाला भी करेक्ट होता है. तो ये हमारा पहला चैलेंजिंग क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें दिया था. किसी को कोई डाउट? आइसोसेलेस वगैरह के लिए मेथड नंबर 2 काम आएगी.
जो मैं तुम्हें पार्ट 2 में बताऊंगा। उसमें रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तुम पढ़ने वाले हो। हम रोटेट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो अपन उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। वो जनरलाइज मेथड है। सर रोटेट मतलब? रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, बताऊंगा। वो पार्ट 2 का पार्ट है, उसको अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, फिर अपन पीछे हो जाएंगे। मैं बता तो सकता हूँ बट अभी वक्त नहीं है बेटा, फिर अपन को सीक्वेंस सीरीज भी शुरू करना है ना, इसलिए बाद में पढ़ाऊंगा ना वो तो कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में मैं। ओके चलो, ये भी हो गया। क्या दिया था दूसरा क्वेश्चन, कोई बताएगा? मुझे देखना पड़ेगा वरना। और x square plus is equal to 0. Then value of x plus 1 upon x हाँ whole bracket बिल्कुल square. सही है। एक सेकंड, हाँ मैं लिख रहा हूं, मुझे बता देना यही क्वेश्चन था क्या। इफ x square plus x plus 1 equals to 0, then value of x plus 1 upon x का होल स्क्वायर प्लस x square plus 1 upon x square का होल स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस अप टू x रेज टू 27 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 27 का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी। किसी का आंसर आया इस क्वेश्चन का? किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं करा, तो मैं आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन देना आज से बंद कर रहा हूं। ओके सर इसमें कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर कुछ है क्या? नहीं, मतलब इसका क्वाड्रेटिक से कोई लेना देना नहीं है, इतना हो सकता है बट अभी हमने इस इक्वेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो हम उसी को यूज करेंगे और उसी का तो एप्लीकेशन पे दिया था मैंने। ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कोई भी चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं दूंगा, मुझसे मांगना मत। क्या इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं? यस और नो बताओ। क्या ये हमने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को ओमेगा सेटिस्फाई करेगा तो ओमेगा स्क्वायर भी करेगा। अब कौन सा मानना है हमें, कौन सा रूट लेके चलना है, तो दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन सभी एक्सप्रेशन में ओमेगा रख सकता हूं मैं, ओमेगा विल सेटिस्फाई, क्योंकि वो उसका रूट है, वो तुम्हें गिवन है। यस और नो, ओमेगा सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि वो उसका रूट है, रूट तो सेटिस्फाई करते ही है ना। देन द वैल्यू पूछा ना, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तुम्हें दे ही दिया है कि वो ओमेगा इक्वल टू 0 है, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर उसके रूट से। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं या तो ओमेगा रखूं या तो ओमेगा स्क्वायर रखूं, तो मैं ओमेगा रख लेता हूं, देखता हूं क्या आता है। ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू 27 प्लस 1 अपॉन ओमेगा रेज टू 27 का होल स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 2, 1 अपॉन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर। क्या ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है? यस सर। और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर भी पढ़ा है हमने कि ओमेगा होता है, ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले में, पहले वाले में ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, नीचे ओमेगा क्यूब होके 1 हो जाएगा। पिछली क्लास में हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी, तुम देख सकते हो। सिमिलरली 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को मैं ओमेगा लिख सकता हूं। थर्ड में क्या बनेगी वैल्यू? ये ओमेगा क्यूब 1 प्लस 1। यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर तुम थर्ड स्टेप तक नहीं लिखते हो, सिर्फ 2 ही स्टेप तक लिखते हैं, तो पैटर्न कुछ और बनता। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1 का होल स्क्वायर, ये भी -1 का होल स्क्वायर। क्या ऐसा भी कुछ पढ़ा था हमने पिछली क्लास में कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसने नोट्स रिवाइज करा वो फटाक से समझ लेगा। अब देखो, पहले का 1 आ गई वैल्यू, दूसरे के भी 1 आ गई वैल्यू, तो ऐसा हमारा दिमाग कहता है कि शायद सभी 1 होने वाले हैं। और जैसे ही तुमने ये सोचा, तुम्हारा आंसर गलत हो गया, क्योंकि थर्ड स्टेप तक हमें जाना पड़ेगा। चौथे से रिपीटेशन शुरू होगा। पहले 2 की वैल्यू से ये मत सोच लेना कि सभी 1 होने वाले हैं।
जो थर्ड आ रहा है उसकी वैल्यू 1 नहीं है, ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 होता है, और 1 अपॉन ओमेगा क्यूब भी 1, 1 प्लस 1 2 स्क्वायर 4 हो गया। तो तीसरे से मुझसे बना क्या, 4 बना। अब इसके बाद वाली वैल्यू मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि कोई बताएगा इसके बाद वाली वैल्यू क्या आने वाली है, ओमेगा रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा रेस, बिल्कुल सही 1 ही होगा, क्योंकि ओमेगा रेस टू 4 को अपन फिर से ओमेगा लिख सकते हैं, 4 को 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1, ये सब मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो ओमेगा और नीचे 1 अपॉन ओमेगा, तुम देखोगे फर्स्ट स्टेप आगे फिर से सेम, तो वैल्यू तो सेम मिलेगी। तो हर 3 की पेयरिंग के अकॉर्डिंगली आंसर होगा, और ओमेगा की साइकिल भी 3 चलती है, हमने देखा है। तो पहले 3 की सम की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 6। पहले 3 के सम की वैल्यू 6 हो गई। अगर पहले 3 के सम की वैल्यू 6 है तो उसके बाद की भी 6 होगी, तो 6 6 ऐसे कितने आएंगे, 3 की पेयरिंग कितनी बन रही टोटल, टोटल 27 तक है, तो टोटल 9 पेयरिंग बनेगी। 3 करोगे 3 9 27 होता है ना, तो टोटल 9 पेयरिंग बनेगी। और हर एक पेयरिंग की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो 6 into 9 is equal to 54 is the answer. 54. So this was the question जो हमने डिस्कस करा। Any doubt? Any doubt anyone? बहुत इजी था, बस हमें कैसे शुरुआत करनी थी, क्वेश्चन ये मेन था कि हमने कैसे उस एक्सप्रेशन को लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर भी रखते तुम एक्स तो भी वैल्यू सेम आती, बस ये फर्स्ट सेकंड इंटरचेंज हो जाते, ये वैल्यू और ये वैल्यू इंटरचेंज होती, पर ऑटोमेटिकली दोनों की वैल्यू 1 ही है। और थर्ड में तो ओमेगा स्क्वायर भी रखते तो ओमेगा रेस टू 6 बनता, यहाँ 3 के कारण ओमेगा रेस टू 6 बन जाता अगर मैं ओमेगा स्क्वायर रखता, और ओमेगा रेस टू 6 भी 1 ही होता है, तो आंसर सेम ही आएगा पूरा एक्सप्रेशन में। और फिर 2 से ये मत सोचना कि सब 1 होंगे, तीसरे तक की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं ये वैल्यू नहीं देता, अगर तुम अटेम्प्ट करते, तो शायद तुम्हारा आंसर तुम बोलते 27 आएगा, जो जनरली बाकी बैचेस में बच्चों का आया था, ठीक है। बट तुम तो अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगी क्वेश्चन की खासियत क्या है। और मैं इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ठीक है। बाकी बैचेस के बच्चों से तुम्हारे में ये एक बहुत बड़ा फर्क दिखने लगेगा मुझे, क्योंकि अगर तुम चैलेंजिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा आईक्यू लेवल नहीं बढ़ेगा, ये मान के चलना, क्योंकि हमें अपना आईक्यू लेवल बढ़ाना है। यहां तो मैं तुम्हें सब सॉल्यूशंस दे दूंगा, पर तुम्हारा क्या दिमाग लगा, तुम तो समझ रहे हो, वो तो मेरी स्पेशलिटी हो गई कि मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं और तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। बट तुमने अपना दिमाग कहां लगाया, लगाया ही नहीं तुमने तो दिमाग। और चैलेंजिंग क्वेश्चंस में देते ही इसलिए, नॉट फॉर द आंसर्स बट फॉर द अटेम्प्ट, कि तुम सोचो, फिर तुम्हें पता चलेगी कि गलतियां क्या होने वाली। जैसे स्टार्टिंग में बच्चे ने बोला सर कंप्लीटिंग होल स्क्वायर से होगा क्या, तो तुम्हें पता चला कि नहीं, उससे नहीं होने वाला है। जिसने ट्राई करा होगा उसको पता होगा उससे कुछ नहीं बन रहा था। तुम्हें अलग अलग तरीके पता चलेंगे कि तुम क्या क्या सोच सकते हो। फिर तुम बोलते हो एग्जाम में कि सर वो क्वेश्चन आया, सर मुझसे क्लिक ही नहीं हुआ, मैं कुछ और ही सोच रहा था, सर स्टार्टिंग के स्टेप्स तो समझ में आई पर एंड में आंसर नहीं आता। इन सबके क्या रेमेडी है, यही रेमेडी है कि तुम पहले से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो उनको क्वेश्चन, जब तुम्हें सॉल्यूशंस नहीं पता है, जब तुम अटकोगे तो तुम्हें पता चलेगी अपनी गलतियां, जब मैं डिस्कस करूंगा। और फाइनल पेपर वाले दिन फिर वो तुम गलतियां नहीं करोगे, क्योंकि वहां कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा, वहां क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें ही आंसर निकालना है। और अगर मेरी क्लास की कराई हुई वैरायटी नहीं आई तो तुम तो करोगे ही नहीं, तुम तो छोड़ दोगे, बोल दोगे सर ने ये पढ़ाया ही नहीं। पर बेटा मैथ्स में इनफाइनाइट वैरायटीज है, दुनिया का कोई भी शख्स इनफाइनाइट वैरायटीज नहीं करवा सकता, और इनफाइनाइट के बाद भी कोई एक नई वैरायटी और निकल जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी भी कंपेयर नहीं होता है, अलग अलग इन्फिनिटीज होते हैं। तो तुम कहां जाओगे, क्या करोगे, कम से कम अपन अपने दिमाग को इतना तैयार कर लेंगे कि नया कोई क्वेश्चन आएगा तो हम अटेम्प्ट कर सके। दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ गिविंग यू द चैलेंजिंग क्वेश्चन, नॉट द आंसर, ठीक है। आंसर से तो मुझे मतलब भी नहीं है, आंसर आ जाए अच्छी बात है, गुड बोलूंगा, नहीं नॉट एन इश्यू, चलेगा, स्टिल गुड कि तुमने अटेम्प्ट करा, तुम्हें मेथड पता चली कि हम इस क्वेश्चन को देख के क्या क्या कर सकते थे। एग्जाम में आता तो फिर तुम कंप्लीटिंग होल स्क्वायर ही करते रहते हैं कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर अब पता चल गया कि नहीं हम गलत ट्रैक पे जा रहे थे। मैं थोड़ी ना बताऊंगा कि कंप्लीटिंग होल स्क्वायर से नहीं होगा, तुमने करा, तुम्हें लगा नहीं आया, तो फिर तुम्हें पता चला, तुम्हें सीखने को मिला कि दिस टाइप ऑफ वैरायटी इज नॉट सुटेबल हियर। तो ये प्रैक्टिस और ये खुद के दिमाग से आएगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक क्वेश्चन को कितने तरीके से सोच सकते हो, पर कौन सा फिट होगा वो मैं तुम्हें डिस्कशन के वक्त बताऊंगा। आई होप चीजें तुम्हें पता चली हो, बट मैं क्वेश्चंस तो अब दूंगा नहीं तुम्हें, तुमने मुझे निराश कर दिया, तुम अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, भेजते भी नहीं हो सॉल्यूशन। और बाकी बैचेस वाले तो इतने सॉल्यूशन भेजते, कम से कम 20-25 बच्चे फिक्स है कि सॉल्यूशन देंगे ही देंगे, वो तो और मांगते आगे बढ़ के कि सर क्वेश्चंस दो और, क्योंकि हम पूरे दिन का 15-20 मिनट या आधी घंटा रखते ही आपके चैलेंजिंग क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि हमें भी अपना दिमाग लगाना है। क्योंकि फाइनल एग्जाम इन आईआईटी जिसका अगर टारगेट है तो याद रखना, वहां रटी रटाई चीजें नहीं आएगी, वहां मेरी वैरायटीज नहीं आएगी,
वहां मेरे कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, ठीक है। वहां ये पता चलेगा कि किसके फंडामेंटल स्ट्रांग है और कौन कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए नए वैरायटी के क्वेश्चंस को क्रैक कर पाता है। उनके लिए आईआईटी बनी है, उनके लिए मैं तैयार करवा रहा हूं तुम्हें। पर अब खैर छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। जो एक इंटीजर टाइप का जो एक आखिरी क्वेश्चन बचा था वो देख लेते हैं। फाइन minimum value of mod of a plus b omega plus c omega square if a comma b comma c are नंबर 1। दो टाइप के दे रहा हूं मैं क्योंकि दोनों टाइप के आईआईटी जेईई में पूछ लिया, एक 2018 में आया था और एक बहुत साल पहले आया था, ठीक है। तो उन्हीं दो में से एक वैरायटी में हमारे मॉड्यूल में गिवन है, तो हम दोनों ही डिस्कस कर लेते क्योंकि दोनों ही आईआईटी के क्वेश्चंस है। ऑल इफ एबीसी आर नंबर 1 ऑल डिस्टिंक्ट इंटीजर, सबके सब डिस्टिंक्ट है। नंबर 2 आर ऑल नॉट सेम। अब क्या अंतर होगा इस स्टेटमेंट का वो हम आखिरी में देखेंगे। आर ऑल नॉट सेम इंटीजर, ठीक है। अब अगर हमें इस क्वेश्चन को समझना है तो हमें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। क्या ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिया है पहले तो ये बताओ, अगर किसी ने मॉड्यूल ओपन करी हो और न्यूमेरिकल टाइप का आखिरी क्वेश्चन देखा हो तो शायद तुम्हें, हाँ, तो तुम्हें इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा। अब करना कैसे है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो करना कैसे है तो जरा समझते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी है। नंबर 1 पॉइंट, ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। किसी भी रियल नंबर का, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? रियल नंबर ही होता है, ठीक है। रियल नंबर। फिर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी, z का मॉड्यूलस जो भी होगा वो z कॉन्जुगेट का भी मॉड्यूलस वही होता है, ये भी हमने पढ़ा है। मैं सब बता रहा हूं क्या क्या यूज होने वाला है इस आईआईटी जेईई के क्वेश्चन में। चौथा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, वैसे तो ये यूज नहीं होगा शायद, बट स्टिल ये तुम्हें याद रखना है। ये 4 हो गई प्रॉपर्टी। पांचवी, मॉड ऑफ z स्क्वायर होता है z इंटू जेड बार। ये पढ़ी कि नहीं ये सब चीजें, कि सब ऐसा लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। अब हम आते हैं 6 प्रॉपर्टी पे। ये तो 5 प्रॉपर्टीज हो गई। छठी प्रॉपर्टी है, क्या तुमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है? शायद हमने पहले भी यूज करी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। हाफ बाहर है और बाकी सब एडिशन में स्क्वायर का सम है। सातवीं प्रॉपर्टी, ए क्यूब, ये यूज होगी नहीं बट फिर भी मैं लिख देता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू, ये ऊपर वाली टर्म पूरी आ जाएगी जिसको हम ये भी लिख सकते हैं। फिर ये हमने देख लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। और भी कुछ प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है इस क्वेश्चन में जो अभी तक मैंने बताई नहीं, बट वो अब मैं बता देता हूँ। इसी क्वेश्चन के लिए छोड़ा था, कुछ है नहीं, तुम खुद भी डिराइव कर लोगे, कोई किताबों में दी नहीं रहती है बट ये यूज होती है बहुत ज्यादा। ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होगा? इस पूरी टर्म का कॉन्जुगेट, एबीसी रियल है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो जब मैं कॉन्जुगेट अलग करूंगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा, और सब रियल नंबर्स का जब मैं सेपरेट करूंगा कॉन्जुगेट तो रियल का कॉन्जुगेट तो रियल ही होता है। इतना समझ आता है? यस और नो? यस। नौवीं प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, जो अभी मैंने बताया। एक और भी चीज होती है ये जो अब तुम देखोगे इस क्वेश्चन में, जो कि यहां यूज हो रहा है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा।
ठीक है सर, ये कैसे आया? तो तुम खुद डिराइव कर सकते हो, मैं हिंट दे देता हूं। सबको मल्टीप्लाई करना, ए स्क्वायर ए बी ओमेगा स्क्वायर ए सी ओमेगा। अब ए बी ओमेगा स्क्वायर जहां तुमने लिखा है, एक टर्म ये भी आने वाली है, बी ए ओमेगा, और जब ए बी को बाहर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा। और फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 काम आएगी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को हम -1 लिख सकते हैं, तो वो माइनस ए बी हो जाएगा। समझ आ गया कैसे डिराइव होगी? सबको मल्टीप्लाई कर करके आरएचएस से एलएचएस आएगा, ठीक है, नॉट फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, पर यूज हमारा एलएचएस से आरएचएस हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैंने वैसा लिखा है। कर लोगे डिराइव की करके बताऊं? सबको मल्टीप्लाई करके, और ये यूज कर लेना फैक्टर्स निकाल के फैक्टर्स बना के, बहुत इजी है, ये हो जाएगा। तो इसी से फिर अपन एक प्रॉपर्टी ये भी बना सकते हैं बहुत इजीली, दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये यहाँ यूज नहीं हुई, जैसे कि ये भी यहाँ यूज नहीं होगी, बट आगे जाके कभी पूछ ले तो याद रखना, ए प्लस बी प्लस सी तो सेम ही रहेगा, और बगल वाली पूरी टर्म को अगर फैक्टराइजेशन में तुम्हें बोला जाए या जरूरत पड़ रही है, क्वेश्चन की डिमांड है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कहीं, ठीक है। ये टोटल मिला के 10 थिंग्स जो कि इस क्वेश्चन में यूज होगी। एक कॉन्सेप्ट और यूज होने वाली है, वो भी मैं बता देता हूं। यहां तक कोई डाउट? किसी भी पॉइंट में, इन 10 पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, सब लिखे हुए हैं, ठीक है। अब तुम देखो कितनी सारी चीजें लेते हुए ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था, या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है, तब जाके एक आईआईटी जेईई का क्वेश्चन बनता है, फ्रेम होता है एक बहुत बेहतरीन। Any doubt till this 10 points? Yes or no? नो सर। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूं 11वां पॉइंट, ध्यान से समझना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी अगर a कॉमा बी कॉमा सी मेरे इंटीजर्स हैं? तो उसमें 3 टाइप की मिनिमम वैल्यूज आ रही है अलग अलग केसेस में, जिसमें से 2 केस यहां यूज होंगे हमारे, ठीक है। सबसे मैं पहले पूछता हूं कि इन जनरल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इस एक्सप्रेशन की? कोई भी सोच के बता सकता है इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? दिखेगा तुम्हें कहीं ना कहीं, और तुम जवाब दे सकते हो। हाँ, कितनी होगी मिनिमम वैल्यू इन जनरल? बस एबीसी को मैं इंटीजर लिख दूं तो सर सी 0 होगी। जीरो बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। मल्टीप्लिकेशन में जीरो। हाँ देखो, एक सेकेंड, देखो इधर एबीसी यहां पे हमारे इंटीजर्स हैं। ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर होता है, पॉइंट नंबर 6 से हम बोल सकते हैं 3 होल स्क्वायर का सम। अब होल स्क्वायर मिनिमम 0 हो सकता है इन जनरल, तो पहला भी 0, तीसरा भी 0, तीसरा भी 0। मतलब अगर तीनों के तीनों बराबर हो गए तो होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, वो हमें पता भी है। तो वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? 0 मिलेगी। अगर तीनों ए बी सी बराबर हो जाए तो होल स्क्वायर का सम पता ही तुम्हें 0 होता है, या होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो 0 होती है। पर ये तो कब? जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो रहा हो, ठीक है। सेकंड केस, अगर तुम्हें ऐसा बोल दिया जाए कि नहीं ए बी के बराबर है, नहीं बी सी के बराबर है। हाँ बेटा बोलो। ये तो तब होगा जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। नहीं, क्या बात कर दी तुमने? तीनों की वैल्यू को 2 मानो और आंसर बताओ क्या आएगा। तीनों की वैल्यू 2 मान लो, तीनों की वैल्यू को 3 मान लो, तीनों की वैल्यू को कोई भी रियल नंबर मान लो, इंटीजर भी भूल जाओ। इन जनरल इंटीजर भी जरूरी नहीं है फर्स्ट केस के लिए, तो एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर बोलो और कोई भी रियल नंबर फिट कर दो। अरे इमेजिनरी नहीं, इमेजिनरी भी फिट कर सकते हो वैसे तो, बट मिनिमम वैल्यू 0 कुछ भी रख दो, होल स्क्वायर मिनिमम 0 होगा। कोई भी रख दो, ए इक्वल टू बी करके मुझे 0 मिल रहा है, ना कि ए और बी दोनों 0 होने चाहिए, ऐसा थोड़ी ना जरूरी है। दूसरा केस, अगर a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अब ये ध्यान से समझना, अब मैं इक्वल नहीं मान सकता हूं, तो अब मिनिमम वैल्यू कभी 0 होगी नहीं, ये भी कंफर्म है। तो अब क्या होगी? तीनों डिस्टिंक्ट है। तो अब मैं इस केस में लेना चाहता हूं फॉर गेटिंग द मिनिमम वैल्यू।
दो इंटीजर्स के डिफरेंस का स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कब आएगी अगर दोनों डिस्टिंक्ट है तो? जवाब दो। जब वो दोनों नियर बाय होंगे, सबसे क्लोज होंगे, तो डिफरेंस कब से कम आएगा? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होने चाहिए? ठीक है, जब भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे वो वैल्यू मिनिमम ही आएगी। तुम अगर एक से ज्यादा गैप रख दो, मतलब ज्यादा गैप रख दोगे, कॉन्जिक्यूटिव नहीं लोगे, तुम देख लेना वैल्यू बड़ी आ जाएगी, फिर स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। तो कोई भी तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मानो जो तुम्हें पसंद, सबके लिए सेम ही आने वाली मिनिमम। फिर बोलो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स तीन बोलो, कोई भी इंटीजर्स तीन बोल दो। 0 1 2 0 मतलब 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो तुम। ठीक है, अगर मैं 0 1 2 यहाँ पे रखता हूं तो 0 -1 1 का स्क्वायर 1, 1 -2 1 1 का -1 का स्क्वायर 1, 2 -0 2 का स्क्वायर, ये आखिरी याद रखना। 2 -0 2 2 2 का स्क्वायर हो गया। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी? 1 -2 का स्क्वायर 1 और 2 -0 या 0 -2 का स्क्वायर 4। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 6/2 मतलब 3। यस और नो? जवाब दो। क्या वैल्यू 3 आएगी? देख लो एक बार ध्यान से देख लो। कोई भी इंटीजर, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा कि सर वो आखिरी वाले में तो गैप 2 की हो गई, तो अगर तुम कॉन्जिक्यूटिव लोगे तो एक में तो 2 की गैप आएगी आएगी। अब कोई बोल रहा है सर अगर मैंने 1 ले लिया, -1 ले लिया, नहीं आ रही है। सर ने मीटिंग कुछ की। कोई वो घर पे काम चल रहा है, तो घर पे कुछ लोग काम कर रहे थे, तो उनके बीच में वो ये अपनी केबल होती है ना, केबल वायर, जियो केबल का, जियो फाइबर केबल है, तो बीच में आ रहा था उनके काम के। ठीक है, तो उन्होंने वो वायर निकाल के रख दिया और वो वायर निकाल के रख दिया तो उससे क्या हुआ? नेट बंद हो गया। तो बोलते सर हमें तो पता नहीं था, हमें लगा कोई ऐसा वायर निकल रहा था तो हमने सोचा निकाल के रख देते, साइड में कोई गिरेगा नहीं। तो ये सिचुएशन हो गई। कहां तक था मैं, कहां तक बता दिया था जरा मुझे बताओ, मुझे याद नहीं है। कहां तक तुम कनेक्टेड थे? नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल एंड सी इक्वल नहीं है और वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होनी चाहिए। बिल्कुल, और आंसर 3 आ जाएगा उससे मिनिमम वैल्यू। भूलना मत, ये एक्सप्रेशन बहुत काम आएगा तुम्हें। ठीक है, यहां तो काम आ ही रहा है कॉम्प्लेक्स में। तीसरा, तुम देख रहे हो पूरा ये हम नॉर्मल एल्जेब्रिक चीजें पढ़ रहे हैं, पर ये काम आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर में। यहाँ पे देखेंगे कैसे, वो तो बाद में। थर्ड पॉइंट, स्क्रीन शेयर सर हमने स्क्रीन शेयरिंग नहीं की। अरे अरे एक मिनट, सॉरी भूल गया मैं वो भी। मतलब तुम देख ही नहीं पा रहे थे स्क्रीन। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ देखो, अब दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अच्छा अभी तक तो मैं सेम ही चीज बोल रहा था तुम्हें। ठीक है, अब देखो, अब तीसरी चीज में, अब मैं बोल रहा हूं ऑल आर नॉट सेम। अब ऑल आर नॉट सेम का मतलब क्या? यहां पे भी जैसे एक केस वही आया है। ऑल आर नॉट सेम का मतलब क्या है? क्या तीनों डिस्टिंक्ट होंगे कि कुछ और है इसका मीनिंग? सोच के बताओ। ऑल आर नॉट सेम, दो नंबर के बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा। सुनो, ऑल आर नॉट सेम का मतलब है कि तीनों बराबर नहीं होंगे, बट क्या दो बराबर हो सकते हैं? ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी टाइप का। यस सर। यस बिल्कुल, सब बराबर नहीं होंगे पर दो तो बराबर हो सकते हैं। ऑल आर नॉट सेम का मतलब ये है। और सेकंड जो था ऑल आर डिस्टिंक्ट, सबके सब अलग अलग है, तो वो अलग हो गया पॉइंट। ठीक है, तो अब ऑल आर नॉट सेम
तो क्यों ना हम मिनिमम वैल्यू के लिए तो फिर ऐसा मान ले कुछ a इक्वल टू बी और b और c को कॉन्जिक्यूटिव ले लेते हैं, दोनों का मिक्सचर हो जाएगा इसमें। बोलो एग्रीड और नॉट? ए बी को इक्वल ले लेते हैं Yes, sir. और सी को कॉन्जिक्यूटिव ले लेते हैं, बी सी को या ए सी को, वो दोनों तो बराबर ही है। तो दोनों केस से मिनिमम मिल जाएगा, अपना काम हो जाएगा, ऑल आर नॉट सेम वाला। तो अगर मैं ए इक्वल टू बी लेता हूं, मान लो तुम किसी भी दो को बराबर ले सकते हो और तीसरा उसका कॉन्जिक्यूटिव, जस्ट नियर बाय वाला क्वेश्चन, क्योंकि तीनों को इक्वल नहीं ले सकता मैं। तो इक्वल टू बी में ये 0 हो गया। मान ले कोई वैल्यू 1,1,2, ये 3 वैल्यू मान लेते हैं, कोई भी 3 मान सकते हो तुम इस टाइप के, ठीक है। अब 1,1,2 तुम लेते हो तो 1 - 1 0, 1 - 2 -1, -1 का स्क्वायर 1 और 2 - 1 -1 का स्क्वायर 1, तो 1 0 + 1 + 1 / 2 स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायर भी करना है और फिर ऐड करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 1। तो ये मेरे पास 3 आंसर आए इस क्वेश्चन के, मतलब इस पार्ट के, कि मिनिमम वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन की पूछते हैं, और ये सब कुछ डिपेंडेंट था किस चीज पे से, ये फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में लिखना, पॉइंट नंबर 6। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का बेस था। तुम देख सकते हो कितनी सारी चीजें यहां यूज हुई है, और अगर ये सब समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन पे हम आ सकते हैं। बोलो क्या आ जाए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका आंसर निकालते हैं। अब करें डिस्कस, ठीक है। चल, मॉड ऑफ a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू पूछिए। मॉड ऑफ a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि दिस वैल्यू इज नथिंग बट मॉड z। अंदर वाली वैल्यू को मैंने मान लिया a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर मान सकता हूं, और फिर हमें इस मॉड z की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। दूसरा पॉइंट, जब भी मॉड आता है तो जनरली अपन क्या करते हैं, स्क्वायर करते और उस टाइप से लिखते हैं, पता है ना। तो मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के बजाय इंस्टेड या एल्स आई विल बी फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z का स्क्वायर। कुछ फर्क पड़ेगा? बस एक अंडर रूट का स्क्वायर, बाद में फिर से अंडर रूट कर लेंगे अपन, फिर से अंडर रूट कर लेंगे। क्यों? इससे क्या बेनिफिट मिलेगा अगर मैं मॉड z के मिनिमम का स्क्वायर निकालता हूं, क्योंकि ये मुझे पता है, इसको क्या कहेंगे z × z बार। इसके बाद हम आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो हमें एक टेक्निक पता है कि मॉड z जब भी होता है तो हम स्क्वायर करते हैं। अब यहां हम स्क्वायर बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमें तो मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो हम इसके स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, और जो आंसर आएगा उसका क्या ले लेंगे आखिरी में, बताओ, अंडर रूट। तो मुझे मॉड z की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मॉड z का मिनिमम का स्क्वायर होता है z × z बार, पहला पॉइंट। दूसरा, उसको हम z × z बार लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज z? z क्या माना है मैंने, ये माना है, तो z बार क्या बनेगा, थोड़ी देर पहले ही देखा था, a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा, ये हमने देख लिया। अब उसके बाद z × z बार भी हमने पढ़ लिया है, ये मेरा मॉड z का स्क्वायर चल रहा है। कितना होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, अभी देखा था अपन ने, a² + b² + c² - ab - bc - ca। कहां पढ़ा सर? तो तुम देख सकते हो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, पॉइंट नंबर 9। समझ आ गया सबको? यस और नो? ठीक है। यस सर। इसके बाद ये वैल्यू तो आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब मेरे पास इस एक्सप्रेशन को लिखने का एक और तरीका है, और हमने इसके बाद की सब थ्योरी तो पढ़ ली है। तुमसे मिनिमम वैल्यू पूछी है, ये मिनिमम, क्योंकि ये मिनिमम निकालने हम निकले थे। मॉड z की मिनिमम वैल्यू पूछी थी, हम उसके स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। पहला पॉइंट z × z बार लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट उसका एक्सपांशन, चौथा पॉइंट हाफ ऑफ ये करके लिख सकते हैं। अब हम आते हैं पहले नंबर पे। पहला केस था ऑल आर डिस्टिंक्ट। ऑल आर डिस्टिंक्ट मतलब a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, और a b c क्या है हमारे, इंटीजर से, फ्रैक्शनल या पॉइंट में मत ले लेना, वरना तुम बोलोगे सर फिर तो और छोटी वैल्यू भी हो सकती है। तो व्हाट विल बी द आंसर? अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो मॉड z के मिनिमम के स्क्वायर की वैल्यू अभी अपन ने देखी। डिस्टिंक्ट में हम क्या मानते हैं हमेशा, कॉन्जिक्यूटिव, और अगर हम कॉन्जिक्यूटिव मानेंगे, लेट सपोज 1 2 3, तुम कोई से भी 3 कॉन्जिक्यूटिव कोई से भी मान सकते हो, तो 1 - 2 का स्क्वायर 1, 2 - 3 का स्क्वायर 1, 3 - 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4,
तो ये आ गया 4 + 5 + 6 by 2 मतलब 3। ये हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। बट आंसर विल नॉट बी 3 फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? आंसर क्या होगा? रूट लेना पड़ेगा सर। रूट लेना पड़ेगा, दैट इज √3। ठीक है। प्लस माइनस नहीं लगाए क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 2 मत ले लेना प्लस माइनस। जनरली तो स्क्वायर का जब भी अपन अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में लिखते हैं। ये आ गया। अब अगर यहीं पर ही मैं तुमसे दूसरा केस पूछता हूं, ऑल, आंसर बोलोगे तुम ही, ऑल आर नॉट सेम, तो 2 को तो बराबर ले सकते पर तीसरा बराबर नहीं होगा। बिल्कुल सही, एबीसी मेरे इंटीजर्स हैं, तो मैं a = b मान लेता हूं और c जस्ट कॉन्जिक्यूटिव मान लेता हूं, क्योंकि उसी में मिनिमम मिलेगा, क्योंकि इंटीजर्स तो बोल ही दिए हैं, कॉन्जिक्यूटिव लिखा है वो। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे मॉड z के मिनिमम का स्क्वायर हाफ ऑफ 1, 1, 2 मान लो। 1 - 1 का स्क्वायर 0, 1 - 2 -1 का स्क्वायर 1 होल स्क्वायर भी करना है, और 1 - 2 फर्स्ट और थर्ड का स्क्वायर 1, 2 by 2 = 1। बट आंसर भी 1 ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट जब मैं लूंगा प्लस माइनस मत लगाना, मॉड्यूलस पॉजिटिव होता है, तो 1 आएगा। दिस वॉज द 2 questions which were asked in IIT JEE। हाँ जी बोलिए। सर वो जो पर्टिकुलर रिजल्ट आपने अभी कराया था 2 मिनट पहले, हाँ a² + b², जिसको अभी यहाँ पे यूज किया, हाँ तो मिनिमम वैल्यू 0, 3 और 1 आएंगे, इनको हम याद कर सकते हैं क्या? हाँ याद कर सकते हो इस एक्सप्रेशन के लिए, इन 3 केस के अकॉर्डिंगली। और मैंने लॉजिकली भी बता दिया, कभी भूल जाओ तो तुम्हारे दिमाग में रहे। ओके, याद करना है, तभी तो मैंने ऐसे प्रॉपर्टी बताया। और कहीं चेंज तो नहीं हो सकता ना? नहीं, इन कंडीशन से सेम ही रहेगी, कंडीशन लगी हुई है सब में, कब कौन सी वैल्यू होगी, किस एक्सप्रेशन के लिए होगी, इंटीजर माना है, ऑल आर इक्वल, और आर नॉट इक्वल, और आर डिस्टिंक्ट, ये सब चीजें याद करने के साथ फिर ये वैल्यू फिक्स होगी। ओके, अगर सब कंडीशंस याद रखते हो तो तुम बिंदास कहीं भी लगा सकते हो, पर अगर कंडीशन में कुछ हेराफेरी हो गई एग्जाम में तो डायरेक्ट ये वैल्यू मत यूज कर लेना, बदल सकता है, इसलिए मैंने प्रूफ भी बता दिया तुम्हें। तो ये हमारी टोटल प्रॉपर्टीज हो गई सब। ठीक है, और उसके बाद हमने ये चीजें भी देख ली। एनी डाउट? ठीक है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं आगे? यस सर। ठीक है, चल ये हमारा हो गया। अब एक आखिरी क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, इजी है बट कर ही लेते हैं डिस्कस, उसके बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सीक्वेंस सीरीज का थोड़ा बहुत बेसिक आज मैं बता दूंगा, जो हमने पहले पढ़ लिया रिवाइज भी हो जाएगा। इफ z is a complex number, if z is a complex number such that imaginary part of z is non-zero। इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है? बोलो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो, इसका मतलब तुम क्या समझते हो? जवाब दो। y 0 नहीं हो सकता। रियल नंबर। बिल्कुल, अगर मैं z को मानता हूं, रियल नंबर थोड़ी ना बोलूंगा यार, क्या बोल रहे हो? z को अगर मैं x + i/y लिखता हूं z, तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये हो गया, मतलब एक नॉन रियल नंबर होगा। x 0 हो सकता है, x के बारे में कुछ नहीं बोला, इमेजिनरी पार्ट मतलब y इज नॉन जीरो। अगर मैं x + i/y अज्यूम करता हूं तो y नॉट इक्वल टू 0, सीधी सी बात है। ठीक है, मतलब ये एक नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये डैम श्योर है। अब वो प्योरली इमेजिनरी हो वो भी केस हो सकता है, x 0 हो गया तो प्योरली इमेजिनरी, पर कभी भी प्योरली रियल नहीं होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल, इमेजिनरी और दोनों का मिक्सअप, दोनों तीनों चीजें हैं। एक्सप्रेशन में z² है ना, z² + z+। हाँ, ये दूसरा एक्सप्रेशन अब फिर लिखा है, इफ या इफ करके भी लिख सकते हो, इफ a इक्वल्स टू, ये भी IIT JEE का बहुत पुराना क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू z² + z+1 इज रियल। तुम्हें बोल दिया है कि ये टर्म रियल है। रियल मतलब ये a रियल है। a रियल का मतलब क्या है? a का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0 0 होगा,
और पहले स्टेटमेंट में z का इमेजिनरी पार्ट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ऐसा ये क्वेश्चन है, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्वेश्चन में तुम्हें बता ही दिया है। तो अब तुम्हें करना क्या है, देन a कैन नॉट बी, a क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, ये तुमसे पूछ रहे हैं कि a क्या नहीं हो सकता है। तो मैं ऑप्शंस दे देता हूं, नंबर 1 -1, नंबर 2 1/2, नंबर 3 1/3 एंड नंबर 4 3/4। दिस आर द 4 ऑप्शंस। इसमें से एक क्या नहीं होगा 100%, हम उस पे कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आखिरी क्वेश्चन है, वैसे तो एक और क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन और देखता हूं टाइम कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंगली। आज थोड़ा बहुत सीक्वेंस भी पढ़ा दूंगा मैं। कुछ क्लिक हुआ कि मैं ही बताऊं? देखो इधर कैसे करेंगे। क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है, पर आईआईटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कुछ कंफ्यूजन जैसा दिया ही नहीं उन्होंने बोला है, चलो ये तो हमें पता है, ये दिमाग में रखना है, a इक्वल टू z² प्लस z+1 दिया हुआ है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ a इक्वल्स टू 0 एस ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए रियल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, पर z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब नॉन रियल है। तो अब क्या करें, इन दोनों को कैसे यूज करेंगे? तो तुमने अगर एनसीईआरटी भी करी होगी तो ऐसी चीजों को यूज करने का एक तरीका है, जब तुम्हें बोलते प्योरली रियल या जब तुम्हें बोलते प्योरली इमेजिनरी, तो इसको सिंप्लीफाई करो और इसका जो कुछ भी इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको क्या करूंगा बताओ? इसका जो कुछ भी इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको मैं 0 से इक्वेट कर दूंगा। अगर ये प्योरली इमेजिनरी होता तो इस क्वेश्चन का, इस एक्सप्रेशन का जो भी रियल पार्ट आता मैं उसको 0 कर देता, ठीक है। बहुत ही बेसिक वेराइटी है। तो z को हमें जब कुछ नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट अगर हमें क्वेश्चन को इनिशिएट करना है तो तुम्हें मैंने कई बार बताया, खुद सॉल्व करते क्या वापस बोलो, क्या बोला बेटा? कुछ नहीं सर। ठीक है, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस x प्लस आयोटा y प्लस 1, ठीक है, एक्सपांड करो, x स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस x प्लस आयोटा y प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। तो इसके बाद एक इसके बराबर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सब रियल को इकट्ठा कर रहा हूं, प्लस एक्स प्लस 1, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये रियल है और ये भी स्क्वायर होने के बाद रियल हो गया माइनस वाई स्क्वायर। और आयोटा वगैरह सब बता दो कितना है आयोटा में, 2xy प्लस y, ये मेरा a है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा बताओ? व्हाट वुड बी आई एम राइटिंग हियर आफ्टर दिस स्टेप, क्या लिखूंगा मैं? तो 2xy plus y is equal to 0. as imaginary part of a is 0, तो 2xy plus y equals to 0, कॉमन निकल रहा है हमारा y, तो बचेगा 2x plus 1 equals to 0, बट as y not equal to 0, बताओ ये कैसे लिखा मैंने? क्वेश्चन में गिवन था, अब समझ में वो क्यों दिया? ये रहा, इमेजिनरी पार्ट इज नॉन जीरो मतलब y नॉट इक्वल टू 0, और वो इसी के लिए ही दिया था। तो सिमिलरली this implies 2x plus 1 equals to 0 मतलब x equals to -half, पर यहां पे तो पूछा एक कैन नॉट बी, ऐसा बोला है, तो चलो x मेरा -half तो आ गया। एनी डाउट इन दिस पार्ट टिल हियर?
x मेरा माइनस हाफ, नो सर। ठीक है। अगर x मेरा माइनस हाफ है तो कोई हिम्मत करेगा इसको वापस से रखने की इन a, क्योंकि a पे क्वेश्चन है। तो माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस हाफ प्लस 1 आयोटा टाइम्स ऑफ 0 ही आएगा, 0 मान के ही तो वो लिखा था। तो अगर ये एक्सप्रेशन आ गया तो a किसके बराबर आ रहा है बताओ? माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ होता है, और हाफ प्लस 1/4 3/4 होता है। 3/4 माइनस वाई स्क्वायर, और आई ऑफ 0 तो 0 हो गया, ये आ गया। इस एक्सप्रेशन के बाद कोई भी मुझे बता सकता है कि a क्या नहीं होगा? बहुत इजी है, अभी सोच लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेंटल एबिलिटी जैसा। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो 3/4 माइनस वाई स्क्वायर को 4 ऑप्शन के साथ इक्वेट कर सकते हैं, फिर जिसमें इमेजिनरी आया तो मतलब 3/4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस। ठीक है, वो अभी हम ऑप्शन नहीं भी देखेंगे तो भी हम कर सकते हैं। वैसे तुमने ऑप्शन तो देख लिए, ठीक है। अब इधर देखो, क्या तुम्हें, या मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या y 0 हो सकता है? नो सर। नो सर। तो अगर y 0 नहीं हो सकता तो क्या कभी भी a कभी भी 3/4 होगा क्या? नो सर। 0 नहीं होगा तो a कभी 3/4, और अगर a 3/4 नहीं होगा तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही तो यही था कि कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है? आंसर होगा 3/4, कैन नॉट बी। बाकी सब तो पॉसिबिलिटीज है, पर 3/4 नहीं होगा। सिंगल करेक्ट में आया था IIT JEE में। बहुत इजी था, तुम देख लो पूरा कॉन्सेप्चुअल, जैसा बोला है वैसा करो, आखिरी में अपने आप ही तुम देखोगे ओ तेरी आंसर आ गया हमारा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, पता नहीं था कि आखिरी में क्या होने वाला है, पर जो चीज दी थी अप्लाई करते गए करते गए करते गए, फाइनल में आंसर आके आगे बढ़ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा हो गया ये क्वेश्चन। एनी डाउट? एनी डाउट एनीवन? किसी को कोई भी डाउट है? देख लो एक बार। नो Yes, सर। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस सीरीज हम शुरू करते हैं, बट चलो एक क्वेश्चन, अब तो मैं चैलेंजिंग में तुम्हें देता नहीं हूँ, अब तुम करते तो हो नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन चलो बाद। दे दो। कहाँ करते हो तुम? तो करते ही नहीं हो। यस सर, कर अब से करेंगे ना सर। तो मतलब तुम वेट कर रहे थे कि मैं Yes, तुम्हें sir. इतना लेक्चर, अच्छा यस सर, वेट कर रहे थे तुम कि सर इतना बोलेंगे फिर हम करेंगे। नो, आप दो ऐसा बोल। चलो ट्राई करके देख लेता हूँ। इफ इस क्वेश्चन देने का मेरा एक रीजन और था कि जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में फंक्शन मुझसे पूरा नहीं पढ़ा है, तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज कुछ यूज होगी तो वो मैं रिवाइज करवा दूंगा, फंक्शन रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन से। पर जिसने पढ़ लिया है वो जरूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfies the inequality means expected है, satisfies the inequality log बेस में 1/√2 mod of z square प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड z प्लस 6। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस जिसको लॉग आता हो, अपॉन में ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ z स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड z प्लस 1 लेस देन 0, देन मॉड z बिलोंग्स टू, मॉड z का तुम्हें इंटरवल निकालना है, मॉड z की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, मॉड z बिलोंग्स टू। करोगे ट्राई? इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, इजी है पर एक बार ट्राई करो, है तो बहुत आसान, 5 मिनट का ये, बट तुम ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि अब हम क्या सीक्वेंस सीरीज शुरू कर सकते हैं, इसको यही वाइंड अप करते हैं इस चैप्टर को, यस सर। ठीक है। अब मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करो, जो मैंने शीट्स दी है वो सॉल्व करो, सिंगेज का वो पार्ट मत करना, ज्योमेट्री वाला पार्ट, ठीक है, जो मैंने नहीं पढ़ाया है। एक nth रूट ऑफ यूनिटी वाला पार्ट भी मत करना फ्रॉम सिंगेज, ये दो पार्ट छोड़ देना, एक nth रूट ऑफ यूनिटी और एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, वो जो रहने देना। अभी मैंने बताया तो है पर तुम फिर भी अभी स्किप कर सकते हो, हम पार्ट 2 में जब और वेराइटीज देख लेंगे तब तुमसे वो सिंगेज के क्वेश्चंस बनने लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा तुम सिंगेज कर सकते क्या?
हाँ, वो पार्ट 1 पार्ट 2 तो हमने डिवाइड करा है, मैं रीजन भी बता दूं क्यों, क्योंकि ना बहुत सारा ज्योमेट्री पार्ट दैट इज इलिप्स हो गया, हाइपरबोला, सर्कल हो गया, ठीक है, ये सब चीजें ना डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और जब वो पढ़ लेंगे तो कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 तुम्हें फिर आसान लगेगा, इसलिए वो पार्ट 2 में रखा है। और एक और भी रीजन है, अभी वो तुम्हारे बोर्ड में भी नहीं आने वाला है, बोर्ड में है ही नहीं पार्ट 2, तो तुम्हें स्कूल के एग्जाम्स में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इस कारण उसको हमने आखिरी के लिए छोड़ दिया। क्योंकि फिर मुझे भी क्या बहुत सारी, जैसे मैंने तुम्हें सर्कल पढ़ाया, देखो लाइन पढ़ाया, अब मैं और ज्योमेट्री में जाता फिर तो मुझे इलिप्स भी पढ़ाना पड़ता, और अच्छे क्वेश्चंस के लिए मुझे और डेप्थ में जाना पड़ता, तो हम पूरा कोने की पढ़ लेते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया है तुम्हें कि एकदम कभी आए कभी ज्योमेट्री तो तुम एकदम ऐसा नहीं हो जाए हो ये क्या है, आइडिया दे दिया है, बाकी डिटेल में अपन पार्ट 2 में देखने वाले हैं। ओके, चल तो इसको तो हम यहीं एंड करते हैं, और अब हम सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट भी करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, तो सीक्वेंस सीरीज में सबसे पहला जो पॉइंट है, सीक्वेंस सीरीज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सीक्वेंस सीरीज का जो पहला पॉइंट है, या जो बेसिक बेसिक चीज है वो मैं आज तुम्हें सब बता देता हूं। ऐसा कर ले, क्वेश्चंस वगैरह अपन देख लेंगे, पर बेसिक वेराइटीज, बेसिक कॉन्सेप्ट सीक्वेंस सीरीज के सब साथ में देख ले। बहुत सारी चीजें हमने क्योंकि पढ़ी हुई है, रिकॉल भी हो जाएगा, फिर अपन धीरे धीरे आराम से करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, ठीक है, ताकि तुम कोई क्वेश्चंस भी करो किसी बुक से करो तो तुम कर सकते हो सीक्वेंस सीरीज के, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज की ऑलरेडी मेरी शीट्स बन चुकी है, ठीक है, टर्म कैंसलेशन पे बेस्ड, शायद मैंने पहले दिया था कि नहीं, आई डोंट नो, मैं वापस से दे दूंगा, या दिया है कि नहीं मुझे याद नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट बट मेंटल एबिलिटी टाइप का पार्ट है ये। जिसका मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग है ना, उसको ये टॉपिक तो मतलब मजा आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी टाइप के तुम्हें मिलेंगे। थ्योरी तो बहुत लिमिटेड है, क्वेश्चंस की वैरायटी अथाह है, ठीक है। ये भी रेफरेंस बुक के लिए मैं बोलूंगा, अपार्ट फ्रॉम मॉड्यूल कौन सी बुक करनी है, सिंगेज। जब तक मैं सिंगेज बोल रहा हूँ सिंगेज चलता रहेगा, जैसे ही मैं बोलूंगा कोई और बुक करनी है किसी टॉपिक के लिए तो वो मैं बता दूंगा, पर इन टॉपिक के लिए सिंगेज आर द बेस्ट, ठीक है, क्योंकि सिंगेज में इतनी वैरायटीज है, और फिर उनका रिवीजन भी करते रहना, ठीक है। जो कोई भी सिंगेज बुक कर रहा है सॉल्व, बहुत अच्छी बात है, मॉड्यूल करता है पूरा सॉल्व, बहुत अच्छी बात है, बट रिवीजन इज ऑल्सो द मेन प्रायोरिटी, जो मैंने 1-2 दिन पहले बोला था, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे वैरायटीज को भूल जाओगे तुम, और करना नहीं करना एक समान हो जाएगा फाइनल पेपर में, ठीक है। तो नोट्स का रिवीजन, मॉड्यूल के क्वेश्चंस का रिवीजन, एनसीईआरटी/आरडी का रिवीजन एंड सिंगेज का रिवीजन, ये 4 चीजें मैथ्स के लिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नोट्स, क्योंकि नोट्स के बाद ही बाकी सब, बेस के बाद ही बाकी चीजें स्ट्रांग हुई है हमारी, तो उसका रिवीजन करना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा मैंने तुम्हें फंडा बताया है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है हर टॉपिक में। जो जितना करेगा सॉल्व वो उतने अच्छे मार्क्स लाएगा, बट रिवीजन इज द की पॉइंट। कई बार कम पढ़ने पे भी जिसका रिवीजन स्ट्रांग होता है वो ज्यादा मार्क ले आता है, तुमने ऐसा देखा होगा, और ज्यादा पढ़ने पे भी मार्क्स नहीं आते हैं, क्योंकि रिवाइज नहीं रहती है वो वैरायटी, कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादा पढ़ने के चक्कर में। तो ये चीजें कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, पर ऐसा नहीं कि हम पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो जो वैरायटी नहीं देखी उसमें सीधे अंडा ही मिलेगा, तुम्हें मान के चलना कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलो खैर, सीक्वेंस सीरीज में सबसे पहले अपन आते हैं, सीक्वेंस किसे कहते हैं और सीरीज किसे कहते हैं। सबसे बेसिक दिमाग में तो ये पॉइंट आना ही चाहिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस? तो सीक्वेंस का मतलब है एनी पैटर्न ऑफ नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमास। कोई भी पैटर्न हो, कोई भी लॉजिक से नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें कॉमा से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस। और अगर मैं बात करता हूं सीरीज की, तो सीरीज क्या होती है? सेपरेटेड बाय एडिशन साइन। सब्ट्रैक्शन साइन भी हो सकती है, पर मैं सब्ट्रैक्शन बोल नहीं रहा हूं क्योंकि मैं नंबर को नेगेटिव ले लूंगा। मुझे बताओ, ऐसा 4 - 6 को अपन ऐसा बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स? सोच के देखो, 4 - 6 को एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स। यस सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। -6 मेरा एक इंटीजर है, 4 एक अलग इंटीजर, उसको ऐड कर लिया, तो इसलिए सीरीज हम बोलते हैं सेपरेटेड बाय एडिशन साइन।
तो वही सीक्वेंस हमारा सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है अगर बीच में ऑपरेशन लग गया और जनरली एडिशन लगता है। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया कि सीक्वेंस सीरीज कहते किसको है। अब स्पेशल जो सीक्वेंस एंड सीरीज जो तुमने पढ़े हैं जिसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, उसमें सबसे पहला क्या आता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी। अब एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसे क्या कहते हैं? मतलब कोई एक अगर मेरा प्रोग्रेशन सीक्वेंस चल रहा है अप टू an, तो अगर ये मेरा एपी है तो कंडीशन अप्लाइड a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू, और ये सभी किसके बराबर हम बोलते हैं? d। d इज व्हाट? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। a1 को हम क्या बोलते हैं वो भी बता दो। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। d हो गया, a हो गया, और कॉमन डिफरेंस हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, और n होता है मेरा, ठीक है, लास्ट टर्म को अपन l बोल देते हैं। n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, an लास्ट और l, ठीक है। तो अब इसमें जो बेसिक, ये याद रखना पहला पॉइंट, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं tn, जिसको हम लास्ट टर्म या nth टर्म बोलेंगे इन जनरल, या rth टर्म भी बोल सकते हो अगर n को r लिखते हो तो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा Sn, क्वेश्चंस करेंगे सब हम, ठीक है। n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया, और Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। ये कब यूज करना है? थर्ड वन, जब l क्या होगी? लास्ट टर्म, वही nth टर्म जो भी हम बोलो। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। क्या ये तुम्हें याद है? नहीं भी याद है तो याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 ये सब बराबर होता है, ठीक है। ये बेसिक थ्योरी थी जो हमने एपी में देखी है, ठीक है। दूसरा एक पढ़ते हैं हम जीपी। मैं ब्रीफ कर रहा हूं इस टॉपिक पे जो मेन हेडिंग्स है। जीपी को हम बोलते हैं व्हाट? sum of all terms upon number of terms, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। मतलब हाँ, एक चीज और इसके साथ में वो भी बता देता हूं, साथ साथ में ये भी हो जाएगा। अगर कोई एपी है तो अगर मुझे कोई टर्म्स अज्यूम करनी है, अगर ऐसा लिख दे, इफ 3 टर्म्स आर इन, बिल्कुल सही, a माइनस डी, a और a प्लस डी अज्यूम करेंगे। बट ये कब करेंगे? जनरली जब सम गिवन होता है। क्यों? उससे क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि अगर सम गिवन है तो तुम देख सकते हो डी एलिमिनेट हो जाएगा। वरना दूसरा वे क्या हो सकता है टर्म्स एज्यूम करने का? a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। ये बेसिक टर्म्स एजम्पशन हम कर सकते हैं अगर टर्म्स हमें एपी में गिवन है तो। अगर 4 टर्म्स इवन में हो तो इस वाले तरीके से क्या बोलेंगे? 4 टर्म्स, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d और एक a माइनस डी, a 2d प्लस का डी और डिफरेंस a प्लस 3d, ऐसा लेते हैं। डिफरेंस कितने का आता है यहाँ पे? 2d का। इसमें डिफरेंस कितने का आता है? d का। इसमें कितने का डिफरेंस आता है? d का, ठीक है। ये तो जनरल है, एनीवेयर। बट जनरली जब सम गिवन होता है तो इन टाइप की चीजें यूज करते। रीजन तुम्हें समझ आ गया क्यों? क्योंकि जब सम गिवन होगा तो तुम देखो डी एलिमिनेट होके ए डायरेक्ट निकल जाएगा, सम की वैल्यू अगर तुम्हें देते जो टर्म्स हमारे एपी में है तो ये टर्म्स का एजम्पशन होगा कि अगर टर्म्स एपी में गिवन हो, ऐसा मानो या ऐसा मानो या ऐसा मानो। कब कौन सा मानना है समझ में आ गया होगा शायद। अगर 3 के बजाय 5 टर्म होती तो क्या करते हैं? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे एक एक बढ़ता जाएगा। अगर 6 टर्म होती तो इसके पहले वाली टर्म कौन सी लेते हैं हम? a माइनस 5d और उधर a प्लस 5d, वैसा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक एपी हो गया। बहुत सारी चीजें तुमने इसमें से 10th क्लास में पढ़ी होगी। सम का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम जीपी पे आ सकते हैं। ये बेसिक चीज है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं आगे और हम पढ़ेंगे डिटेल में। जीपी की अगर मैं बात करता हूं,
तो जहां पे अगर मैं बोलता हूं A1, A2, A3, 44 आर इन जीपी, तो जीपी कब होगा? जब A2/1, A3/A2, A4/A3 सब इक्वल होके किसके बराबर होते हैं? R के बराबर। और R इज व्हाट? कॉमन रेशियो, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, ये हो गया जीपी, कॉमन रेशियो। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया हमारा जीपी, कॉमन रेशियो बोलते हैं, रेशियो फिक्स होगा। उसके बाद टीएन, जनरल टर्म। ए हमारी फर्स्ट टर्म हो गई A1, ए को हम फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं, ए इंटू आर की पावर में n-1, ए इंटू आर की पावर में क्या होगा? n-1। उसके बाद ये तो हो गया अपना टीएन हो गया, ए इंटू आर की पावर में n-1, एसएन ए आर रेज टू n-1 अपॉन में r-1, -1 नीचे अलग से। ठीक है, ये होता है सम का फॉर्मूला। पर जनरली एनसीईआरटी में दो अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं। ये यूज करो जब मॉड आर ग्रेटर देन 1 हो। मॉड आर ग्रेटर देन 1 मतलब आर लेस देन -1 और आर ग्रेटर देन 1। ठीक है, आर इक्वल टू 1 तो फिर यहाँ पे हम रख ही नहीं सकते, उसमें तो वैसे ही गिनना पड़ेगा हमें, सभी इक्वल हो जाएंगे, आर 1 नहीं हो सकता। ठीक है, और एक फॉर्मूला और दिया हुआ है ये वाला, अगर किसी ने एनसीईआरटी देखी हो तो 1 - आर। ये दिया हुआ है जब मॉड आर लेस देन 1, जब भी लेस होता है तो बीच का पार्ट आता है, ये सब हमने पढ़ चुका है फंडामेंटल क्लास में, मैंने नए बच्चों को भी पढ़ा दिया, -1 to 1। ठीक है, पर ये दोनों एक ही है, बताओ एक है कि नहीं? एक ही तो है दोनों, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो दूसरा बन जाएगा। बस इस तरीके से क्यों दिया? क्योंकि जब इस कंडीशन में तुम ये लगाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और इस कंडीशन में ये लगाओगे तो इधर से भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, सम पॉजिटिव आ जाएगा, वरना वो नेगेटिव नेगेटिव होके तुम शायद मिस्टेक कर सकते हो, शायद मे बी उन्होंने इसलिए दिया हो, पर दोनों एक ही है, तुम्हें ऐसे कुछ याद नहीं रखना, तुम तो कोई भी लगाओ, दोनों सेम है फॉर्मूला। और इसी में ही एक और कंडीशन बनती है, अगर n मेरा टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है, इफ एंड दूसरा पॉइंट है व्हाट? मॉड ऑफ r लेस देन 1, मतलब r मेरा -1 to 1 ओपन इंटरवल में होगा, कॉमन रेशियो। जैसे कि एग्जाम्पल 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 सीरीज लिख रहा हूं मैं, प्लस 1/16, क्या इसका कॉमन रेशियो फ्रैक्शनल है -1 to 1 के बीच में? एक ही नहीं? यस सर, बिल्कुल है। 1/4 अपॉन 1/2 1/2 होता है, अगर तुम्हें आता है तो। ठीक है, तो ये बेसिकली इस टाइप की सीरीज को बोलते हैं कन्वर्जेंट सीरीज। अब सर कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? जो टेंडिंग टू 0 होगी इंफिनिटी पे जाके, या एक फाइनाइट नंबर पे जाके बनेगी, नॉट इंफिनिटी, नॉट 0, पर हम फाइनाइट नंबर भी बोल सकते हैं। जैसे यहां पे तो हम बोल सकते हैं टेंडिंग टू 0 होगा, बोल सकते हैं कि नहीं? वैल्यू छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही है, तो इंफिनिटी पे टेंडिंग टू 0 होगी, तो हम सब निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो और मॉड आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर दूं, तो पता है आंसर क्या हो जाएगा? प्लस या माइनस इंफिनिटी। क्यों? अरे सबसे बड़ी वैल्यू उसकी इंफिनिटी पे जाके प्लस इंफिनिटी हो गया, नेगेटिव में चल रहा है तो माइनस इंफिनिटी होगा, तो सम भी कितना आ जाएगा? इंफिनिटी। पर अगर कोई कन्वर्जेंट सीरीज हो, जैसे कि ये वाली जो अभी हमने देखा, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, क्योंकि एंडिंग डिजिट जो है वो मेरी टेंडिंग टू 0 हो रही है, या कोई भी एक फाइनाइट नंबर हो रही है, तो ये जीपी है, तो a/1 - r। तो दूसरा प्रश्न आता है सर ये बना कैसे? तो बहुत इजी है। क्या तुमने ऐसी चीज पढ़ी है फ्रैक्शनल की पावर में इंफिनिटी टेंडिंग टू 0? ये टेंडिंग का नोटेशन होता है। क्या ऐसा बोल सकता हूँ फ्रैक्शनल की पावर में इंफिनिटी 0 पे टेंड करता है? यस सर, पता है ना? यस 1/2 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर में 4 करो, करते जाओ पावर, टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो तुम इधर देखो इस फॉर्मूले पे, मॉड ऑफ r लेस देन 1 है ना, जो अभी अपन ने देखा। r रेज़ टू n के बारे में तुम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो?
अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो 0 बोल सकता हूं कि नहीं? r फ्रैक्शनल है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो फ्रैक्शनल की पावर इंफिनिटी 0 होता है, तो वो हट गया तो 1 माइनस 0 मतलब 1 a अपॉन 1 माइनस r, ये आ गया। तो ये इनफाइनाइट जीपी का मैंने ये फॉर्मूला भी बताया, पहले भी बताया हुआ है, बट एक बार रिकॉल करवा दिया सब कुछ। nth टर्म a इनटू, याद रखना r की पावर में n माइनस 1 है, और n मेरा नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। मुझे बताओ a नॉट से लेके an तक में कितने नंबर ऑफ होते हैं? क्यों आदित्य? आदित्य है क्या? आदित्य, यस सर। a नॉट से an तक में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे बताओ? a नॉट a1 a2 अप टू an इंफिनिटी है। अरे a नॉट कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा a3 अप टू an, नंबर ऑफ टर्म्स सॉरी n, ये मैक्सिमम। और तुमने आदित्य मुझसे कम से कम 4 बार पूछ चुकी है चीज, नंबर ऑफ टर्म्स n होगी, नंबर ऑफ टर्म्स n होगी, और सर ये आरडी में n+1 दिया, n+1 दिया हुआ है। बेटा चलो मैं इजी पूछता हूं, a नॉट a1 a2 कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हुई? नंबर ऑफ टर्म्स 2 है क्या? क्या तुम वो n से डिसाइड करते हो क्या? अगर मैंने लिखा an कॉमा an+1 तो नंबर ऑफ टर्म्स an+1 हो जाएगी क्या? नहीं बेटा, 2 होगी टर्म्स, n से थोड़ी ना जस्टिफाई होगा। मैंने बोला भी है, हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स n होता है उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो a नॉट से an में होती है n+1 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स होगी n+1, ठीक है। तो ये पॉइंट भूलना मत, ये गलती मत करना आदित्य, ठीक है। यस सर। ऐसे ही अगर मैंने समेशन में दिया r गोइंग फ्रॉम 0 टू n, कितनी होगी टर्म्स 0 टू n में? n+1 n+0 n+0 नहीं बेटा, n+1। अरे यार मैंने एक तरीका भी बताया था तुम्हें पहले भी, कि जब सब इंक्लूड होते तो डिफरेंस करके +1 करते हैं कि नहीं? अरे इंटरवल में गिनना भी बताया था। yes sir तो n-0 +1 होता है n+1, वैसे निकाल लो, गिन लो, उंगलियों पे गिन गिन के कर लेना, ठीक है। अब कभी भी a नॉट a1 a2 हो तो 2 मत बोल देना, 3 है टर्म्स, उंगलियों पे गिन लेना। ऐसे ही a नॉट से an में n+1 टर्म्स होती है। अगर a1 से an तक पूछूंगा तो n टर्म्स होगी, ठीक है। तो छोटी छोटी सी चीजें ही है, पर अगर यही नहीं आएगी तो अपन हाईफाई चीजें नहीं कर सकेंगे, ठीक है। चलो ये हो गई जीपी की बेसिक बेसिक चीजें, मैंने सब बता दी, ठीक है। इसमें टर्म्स का एजम्पशन कैसे करते हैं? एजम्पशन ऑफ टर्म्स, मान लो 3 टर्म्स है जीपी में, किसी को पता है? देखो अगर 3 टर्म्स जीपी में है तो a/r a ar, ये कब करेंगे हम? जब प्रोडक्ट गिवन होता है। क्यों? अगर तुम्हें 3 टर्म्स जो जीपी में अगर प्रोडक्ट गिवन दे दे तो उससे क्या बेनिफिट होगा, ऐसा मान लेंगे टर्म्स को, तो बेटा मल्टीप्लाई करो, r एलिमिनेट हो जाएगा, R eliminate जैसे हो वहां पे t एलिमिनेट हो जाता था। अगर 5 टर्म हो गई तो a by r square a by r a/r a/r और ar स्क्वायर square हो जाएगा। अगर 4 टर्म्स हो गई, इवन हो गई, तो जैसे हम 2d का डिफरेंस रखते थे, यहाँ पे r स्क्वायर का डिफरेंस रखेंगे, इवन टर्म्स। तो a by r क्यूब a by r ar ar क्यूब, अगर 4 टर्म्स हम ऐसे मानेंगे तो ऐसा लेंगे, ठीक है। दिस विल बी आर टर्म्स, ठीक है, ये भूलना मत। बट इन जनरल फिर से वही, ये तो कब मानना है साहब? जब प्रोडक्ट गिवन हो। इन जनरल a ar स्क्वायर ar क्यूब, इस टाइप से हम टर्म्स अज्यूम करेंगे, ठीक है। ar स्क्वायर ar क्यूब इन जनरल, ये सब जीपी है, देख लो। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना मिलेगा? r। थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म क्या मिलेगा? r। फोर्थ अपॉन थर्ड क्या मिलेगा? r। ये बेसिक टर्म्स इन जीपी में अज्यूम करनी हो तो ये कब, ये मैंने बता दिया है। ऐसे ही उसमें जैसे अपन a प्लस d a प्लस 2d लेते थे जीपी में, सॉरी एपी में, या इस टाइप से लेते थे, वही सेम थ्योरी हो गई, ठीक है। सम का फॉर्मूला हो गया और टर्म का फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूले बहुत चलते हैं। एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट टिल हियर?
नो सर। आखिरी जो बचता है, थर्ड वन जिस सीरीज को तुम पढ़ने वाले हो, और वो है व्हाट? बोलो। एच। अब हार्मोनिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मैंने ना AMGM HM की तुम्हें वो दे दी क्या शीट प्लस क्वेश्चंस ग्रुप में? ठीक है, मैंने Yes, sir. तुम्हें वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज दी थी जब मैंने ये पढ़ाया था फंक्शन में। ठीक है, अगर किसी के पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं पहुंची तो जरा मुझे बता देना, मैं फिर से रीसेंड कर दूंगा, क्योंकि ये मैंने बहुत डिटेल में फंक्शन में भी रेंज निकालने में काम आता है। मैंने ट्रिगो में भी यूज करा, अगर किसी को याद हो तो। याद है किसी को? ट्रिगो में हमने यूज करा AMGM HM कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, Yes, फंक्शन sir. में भी यूज करा था। ठीक है, तो मुझे वो तो याद नहीं, ट्रिगो वाला भी खैर लेक्चर होगा वैसे तो मेरे पास AMGM का, तुम बोलोगे तो वो भी दे दूंगा, बट फंक्शन का मैंने दे दिया था। अगर किसी के पास नहीं आया है पर्सनली तो मुझे बता देना, मैं फिर से भेज दूंगा, वो देख लेना, तो तुम्हें चीजें रिकॉल हो जाएगी AMGM HM वाली। मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाया था तब, क्योंकि तब तो ये सब तुमने चीजें सुनी भी नहीं थी, तो तुम्हारा सब अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो मान लो if A1, A2, A3, A4 up to AN are in HP, तो सर इसको HP कब बोलेंगे? HP कुछ सोचना ही नहीं तुम्हें। इस सीक्वेंस को कब HP बोलेंगे? जब इनका रेसिप्रोकल किस में होगा, जरा बताओ, बोलो। AP में। जिस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल AP बने उसको हम HP बोलते हैं। दिस इज द डेफिनेशन। या AP के सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दो तो क्या मिलेगा? HP मिलेगा। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अब इसकी जनरल टर्म वगैरह क्या होगी तो देखो अपन डिराइव करते हैं। इसकी हमें जनरल टर्म निकालनी है, ये AN। ये AN कैसे निकलेगा? तो हमें नहीं आता निकालना, पर क्या तुम इसकी निकाल सकते हो AP की? यस और नो? क्या AP के निकाल के बता सकते हो? ये Yes, मेरी sir. AP है, तो कैसे Yes. निकालोगे? कैसे निकालोगे? nth टर्म पता ना फॉर्मूला, Tn is equal to A plus n minus 1 times of D. Now what is here Tn? A 1 by An. What is first term? 1 upon An. 1 upon An. A1 sorry A1 plus n minus 1 नंबर ऑफ टर्म्स तो उतनी है। और D कितना होगा जरा बताओ यहाँ पे? A2 minus A1 होगा, क्या होगा? A1 minus A2 upon A1 A2। हाँ, मतलब 1 upon A2 minus 1 upon A1, जैसे हम A2 minus A1 equal to A3 minus A2 करते थे, यहाँ हम ऐसा बोलेंगे। अभी हमारी जनरल वो नहीं निकली HP की जनरल टर्म, अभी रेसिप्रोकल बाकी रहेगा, 1 upon AN निकला है, 1 upon A3 minus 1 upon A2 एंड सो ऑन। इस पूरे को हम D बोलेंगे क्योंकि ये सीक्वेंस हमारा AP में है, इसलिए। तो AN किसके बराबर हो जाएगा? वन अपॉन A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, किसी भी HP की जनरल टर्म। और रखना कुछ नहीं है, बस तुम्हें क्या याद रखना है कि उसका रेसिप्रोकल करो तो क्या बनता है? बोलो जल्दी। AP बनता है। हार्मोनिक AP बनता है। AP सर। ये मेरी जनरल टर्म हो गई HP की। जैसे अपन बोलते थे ना TN करके, वही TN यहाँ पे मैंने AN बोल दिया। तो सर सम का फॉर्मूला क्या होता है? देयर इज नो जनरल फॉर्मूला सम का ऑफ HP का। HP की बात कर रहे हैं हम। देयर इज नो जनरल फॉर्मूला। क्यों? तुम्हारे एक दिमाग में आ सकती है एक चीज जो मैं बता देता हूं पहले ही, कि सर आपने AP तो बता दिया ना, AP है तो सर इसका सम निकाल लेंगे और इसका फिर रेसिप्रोकल कर देंगे जैसे TN AN में करा, तो क्या आंसर सेम आएगा? क्या इस सीरीज का सम का रेसिप्रोकल कभी भी A1 प्लस A2 प्लस A3 नहीं होगा, ये तुम्हें भी पता है कि नहीं? तुम खुद करके देख लो 2-3 टर्म्स को, तुम्हें पता चल जाएगा। तो देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ HP। याद रखना, कोई स्पेशल क्वेश्चन हो तो बात अलग हो, या 2-4 टर्म्स तक ऐड करना हो तो खुद ही मैन्युअली कर लो, पर कोई फॉर्मूला डिराइव आज तक नहीं हुआ क्योंकि ये नहीं बन सकता है वो। ठीक है, HP का। तो ये हो गया HP 1 upon A2, ऐसा यहाँ पे D बनता है। याद रखना ये D क्या है?
जो भी टर्म्स एचपी में दिए उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड करके ये जोड़ी बनेगा, या फोर्थ माइनस थर्ड, इस टाइप का। ये मेरा एचपी हो गया, ये मेरा जीपी हो गया, ये मेरा एपी हो गया। एक और बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक बेसिक आज मैंने सब ले ली, मुझे पढ़ाना ही था आज बेसिक पार्ट, ताकि फिर हम क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे इस टॉपिक में। इसमें थ्योरी कम है, फिर भी मैंने आज बता दी वो सब थ्योरी, खास खास थ्योरी। अभी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इंसर्टेड वाला एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करेंगे। तुम एनसीईआरटी शुरू कर सकते हो सीक्वेंस सीरीज की भी, अगर किसी ने अभी नहीं करी है तो। ठीक है, एक और चीज है जो मुझे बतानी थी, जो इन जनरल स्टार्टिंग में बता देनी थी, जो किसी भी सीक्वेंस सीरीज में वैलिड है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा, बहुत इजी है। मान लो n है मेरा 4, अगर मेरा n 4 है तो S4 माइनस S3 तुम्हें पता है, S नहीं, क्या मिलेगा, T4 ही मिलेगा। कैसे, ये वाला ही सीक्वेंस उठा लो जो लिखा हुआ है, यहां से यहां तक का सम करो और उसको यहां से यहां तक का सबट्रैक्ट कर दो, तो क्या मिलेगा, 2 + 4 + 6 + 8 - 2 + 4 + 6, ऐसा मतलब सम होता है। क्या मिला, 8 और 8 क्या है, फोर्थ टर्म उस सीक्वेंस की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब भी सम से टर्म निकालना है तो S of n - S of n - 1 होता है Tn, भूलना मत। सिमिलरली एक और फॉर्मूला है, समेशन ऑफ Tn इज इक्वल टू Sn। जब कभी कोई तुम्हें जनरल टर्म मिल जाए तो उस जनरल टर्म का सम कैसे निकालेंगे, तो वो ऐसे निकलेगा, 1 से लेके n तक का सम, r भी बोल सकता हूं उसको, r गोइंग फ्रॉम 1 to n, सभी टर्म्स का सम। अरे समझ में आया कि नहीं वाला पॉइंट, सभी टर्म्स को सम कर लो, t1 + t2 + t3, सभी टर्म्स का सम, वो किसके बराबर मिलेगा मुझे, Sn के बराबर मिलेगा। एनी डाउट, ठीक है। नो सर। कुछ और भी बेसिक चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, कुछ और बेसिक थ्योरी मैं पूरी और पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी सी, और बाकी बेसिक सीरीज, क्योंकि टाइम हो गया है, मैं और टाइम लूंगा नहीं तुम्हारा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एपी जीपी एचपी सीक्वेंस का पार्ट हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज का। आई होप तुम चीजें समझ गए होगे। एनी डाउट, इसको रिवाइज करना वापस से, और अब तुम एनसीईआरटी भी शुरू कर सकते हो। मैंने एनसीईआरटी की बहुत चीजें बता दी है अभी आज ही, एएम जीएम एचएम की जो वो इंसर्टेड एंड अरिथमेटिक मीन, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, पर तब तक तुम वो वीडियो और नोट्स देख लेना। एएम जीएम एचएम के इंसर्टेड वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी के मैं करवाऊंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, तो यही वाइंड अप करें आज का लेक्चर। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। ठीक, ओके, चलो तो हम यही एंड करते हैं Thank you, मीटिंग को। sir. थैंक बाय सर। सर अटेंडेंस